नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज बिहार में बड़ा चुनावी माहौल है, घमासान है। अमित शाह का यू टर्न, राहुल गांधी का डांस वाला स्टाइल, ये तमाम चीजें तो हैं। लेकिन एक बड़ी खबर कि चुनाव आयोग के दफ्तर पर ज्ञानेश कुमार के कार्यालय पर 1 लाख लोगों की भीड़ और देश के 3 मुख्यमंत्रियों और एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बोल दिया है हल्ला ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ने वाली है। और क्यों मैंने कहा, क्योंकि आजकल तो हालत यही है कि बीजेपी इज इक्वल टू चुनाव आयोग और चुनाव आयोग इज इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत शिव जी करेंगे, क्योंकि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पूरे देश में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हलचल मची हुई है। राजनीति में एक बड़ा बवाल, एक बड़ा बवंडर। 1 लाख लोग चुनाव आयोग के दफ्तर पर। कैसे, किसने कहा, क्यों कहा और कैसे ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं, इन तमाम चीजों को एक एक करके दर्शकों के सामने आज हम रखेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जय शिव जी। दिल्ली से पटना तक उठापटक मची है। राहुल गांधी को आज बिहार जाना था, बिहार पहुंच गए। उससे कुछ घंटे पहले राहुल गांधी एक 13 मिनट 22 सेकंड की एक वीडियो फिल्म रिलीज कर देते हैं, जिसमें बिहार से जुड़े सभी बच्चे, सभी समुदाय, सभी जातियों से मौजूद थे। और इस फिल्म को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि उस फिल्म ने आरएसएस का मुंह नोच लिया। उस फिल्म ने नरेंद्र मोदी के लबादा उतार दिया। उस फिल्म ने नीतीश कुमार को भी अलग थलग कर दिया, सब कुछ साफ कर दिया। राहुल गांधी बिहार पहुंच गए। एसआईआर मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। 12 राज्यों में एसआईआर होने का ऐलान हो गया। कई लोग मानते हैं आसाम का नाम है, कई लोग मानते हैं आसाम का नहीं है। अब बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। बंगाल की मुख्यमंत्री एसआईआर को लेकर काफी नाराज नजर आ रही हैं। कई बार उन्होंने सवाल उठाए। मुझे लगता है कि बंगाल में एसआईआर ज्यादा सख्ती से होगा। अब बिहार में एसआईआर तो हो गई। अब चुनाव आयोग प्रशांत किशोर को नोटिस दे रहा है कि तुम्हारा वोट भैया 2 जगह क्यों है। फिर आपने एसआईआर में ढूंढा क्या? जब प्रशांत किशोर सरीखे व्यक्ति का आप वोट नहीं ढूंढ के काट पाए, तो आपने चेक किया एसआईआर किया क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट रिवीजन किया क्या? और मैं ये पूछने लगूं तो कुछ परम भक्त, अंधभक्त पत्रकार अभी ये कहेंगे कि आपको तो कमियां खोजनी है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया कि आपका वोट 2 जगह है। फिर आपने रिवीजन किया जो स्पेशल, उसमें चेक क्या किया? और इसी बात का तो सब संदेह जता रहे हैं। आप जिसे चाहोगे उसका छोड़ दोगे, जिसका काटोगे उसका काट दोगे। यही संदेश तो खाए जा रहा है सबको। पता लगा कि रामफल हमें वोट नहीं देंगे तो रामफल का कट गया। पता लगा घनश्याम वोट देंगे तो उनके 6 और जुड़ गए, क्योंकि आपने तो हमें सर्चेबल डाटा छोड़ा नहीं जो हम चेक कर पाए। नहीं, और एक खतरा और है शिव जी। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरी समय पर पता लगा कि उनका नाम बिहार से कटा नहीं और पश्चिम बंगाल में भी है। मान लीजिए कल को एमके स्टालिन को 2 जगह से वोटर दिखा देंगे ज्ञानेश कुमार, तो एमके स्टालिन साहब भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ममता बनर्जी को 2 जगह से वोटर दिखा देंगे, वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि साबित तो बाद में होता रहेगा, जब साबित होता रहेगा। लेकिन आप माहौल तो बना दोगे ना। बड़ी अब बढ़िया बात आपने, बड़ी बढ़िया प्रशांत बात किशोर ने आपने, सीधे सीधे धमका दिया है कि गिरफ्तार कर लो मुझे फिर। बढ़िया बात की आपने। एक वन में आग लग गई, सारे जानवर इकट्ठे हुए। लोगों ने कहा कि हाथी का नाम है, हाथी ने आग लगा दी है। तो वहां जो जानवर खड़े उनमें सबसे पहले भैंस ने भागने की लाग लगा दी, वहां से भाग खड़ी हुई। तो जो और जानवर थे उन्होंने पूछा कि आप क्यों भाग रही हो? आग तो हाथी ने लगाई है। उसने कहा यहां कोई नहीं पूछेगा, मुझे बांध ले जाएंगे, मुझे अगले 20 साल लग जाएंगे ये बताने में कि मैं भैंस हूं।
तो आप कुछ भी किसी के साथ कर दो, यहाँ तो बिल्कुल, साबित कर आपने दो बिल्कुल कुछ सही तो। कहा। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि मैंने दर्शकों को कहा कि 1 लाख लोग चुनाव आयोग के दफ्तर, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं, आज बड़ा गजब हो गया। गजब क्या हो गया? अमित शाह ने यू टर्न ले लिया। कुछ दिन पहले शिव जी मैंने कहा था, जिस दिन उन्होंने आज तक के इंटरव्यू में कहा था कि मैं भला कौन होता हूं मुख्यमंत्री तय करने वाला, उसके बाद एनडीए गठबंधन में बवाल मच गया, बीजेपी के नेताओं के बगावती सुर आने लगे, और आज दरभंगा की धरती पर थे अमित शाह और यू टर्न ले लिया उन्होंने। नीतीश कुमार ने अमित शाह को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया, या इंडिया गठबंधन ने कर दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। इंडिया गठबंधन ने सबसे पहले साझा घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, और इंडिया गठबंधन चुनावी घमासान के मैदान में भी उतर गया। राहुल गांधी आज मुजफ्फरपुर में गरजते हुए नजर आए, और बड़ा दिलचस्प उन्होंने कहा कि भैया ये चांद तारे और इस तरह की बातें कही जा रही है, अगर आप कहोगे ना कि मोदी जी डांस कर दो तो हम आपको वोट दे देंगे, तो मोदी जी इसी मंच पर, स्टेज पर डांस करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव से पहले। चुनाव से पहले तो जो कह दोगे वो मोदी जी करने को तैयार हो जाएंगे। चुनाव के बाद तो फिर वो अंबानी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे। और अमित शाह का यूटर्न, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें अमित शाह के यूटर्न के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। लेकिन अब आते हैं एसआईआर पर। 12 राज्यों में एसआईआर। अप्रैल मई में चुनाव होने वाले कई राज्यों में, आपने असम को छोड़ दिया, बाकी राज्यों को रख दिया। अगर आपको पता था कि भाई वहां भी एसआईआर करवाना है, तो आप बिहार के साथ ही करवा देते। ज्यादा वो तो लगता नहीं, लेकिन आप इसको करोगे, आगे तक आप इसको फरवरी तक ले जाओगे, उसके बाद फिर चुनाव, राजनीतिक दलों के पास समय नहीं बचेगा, और सुप्रीम कोर्ट में तो तारीख दर तारीख का खेला चलता रहता है। हमने बिहार पर भी एसआईआर में देखा। तो अब जो है वो 3 वर्तमान मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की सरकार उतर गई है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल यानी तृणमूल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, ने सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को धमका दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में एक भी असली मतदाता का मताधिकार छीना गया, तो 1 लाख लोग दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे। और ये पुनरीक्षण जो एसआईआर अभियान है, ये मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का अधिकार है। अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा कि छठ उत्सव के दिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा की गई है, ये असली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का तरीका है। पहले लोग सरकार तय करने के लिए वोट करते थे, अब सरकार तय कर रहे हैं कि कौन वोट करने के लायक है या नहीं। यानी जो बात मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, अब राजनीतिक दलों को भी समझ में आने लग गया है, और 1 लाख लोगों को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर, उन्होंने कार्यालय घेरने का एक तरह से ऐलान कर दिया। एक और मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु से भी कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी सीधे सीधे चेतावनी दे दिया। बिहार में हमने देखा था ना कि लोग बाढ़ से परेशान थे, अपने घर, अपने जीवन को बचाने के लिए परेशान थे, और ज्ञानेश कुमार साहब एसआईआर करवाने जा रहे थे। तमिलनाडु में भी मानसून का सेशन शुरू होने वाला है, और वहां पर ये एसआईआर को लेकर जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने क्या तैयारी कर दी है? उन्होंने एसआईआर को लेकर तो आलोचना की ही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग सेशन देना आरंभ कर दिया है। ये सबसे दिलचस्प बात है, तमाम राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। उन्होंने मंगलवार को चेन्नई में एक हाई लेवल वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को, पार्टी के नेताओं को यह बताया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया पर कैसे निगरानी रखनी है, और कार्यकर्ताओं तक ये ट्रेनिंग पहुंचाई जाएगी। यानी इतने बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने 96 घंटे बाद शिव जी, यानी 2 नवंबर को तमिलनाडु में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। यानी उसमें डीएमके भी होगी, एआईएडीएमके भी होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी भी होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी होगी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक माहौल बनाने के लिए इसमें उतरे जा रहे हैं। और तीसरे, अब खास तौर से देखिए कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है, इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन एक तृणमूल कांग्रेस की मुखिया है, एक डीएमके के मुखिया है, और तीसरा जो सबसे बड़ा दरा लेफ्ट में, जो कि केरल में भी विधानसभा चुनाव होना है। तो केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी एसआईआर के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है, और उन्होंने भी सीधे सीधे इसको लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।
और अदालत में, वैधानिक अदालत से चुनौती देने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राज्य, जो 3 राज्य मैंने आपको बता दिए ना शिव जी, जिसमें अगले साल चुनाव होना है, अगले साल भी मत कहिए, क्योंकि अक्टूबर का महीना समाप्त होने जा रहा है, नवंबर का महीना शुरू होने जा रहा है, अगले 5-6 महीनों में इन राज्यों में चुनाव होने वाला है। लेकिन देश का सबसे बड़ा राज्य जहां 2027 में चुनाव होने वाला है, और अखिलेश यादव अपने अनुभव से सीख चुके हैं, तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को, समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन देकर मांग की है कि भैया ये जो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान, जो एसआईआर चलाओगे, इस एसआईआर को चलाने वाले जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो बीएलओ है, वो एक विशेष जाति से ताल्लुक रखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के दर्शक ही नहीं, देश के दर्शक भी समझ गए होंगे कौन सी विशेष जाति से ताल्लुक रखते हैं। और समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि पिछड़े को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को इसमें हिस्सेदारी दी जाए, और अगर एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले इस तरह के बदलाव नहीं किए जाएंगे, तो फिर एसआईआर प्रक्रिया में इन लोगों के नाम एक तरह से काटे जाएंगे। और अखिलेश यादव एक्स पर ग्राफिक्स पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने समझाया है कि बुलंदशहर, गाजियाबाद, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और हाथरस में अधिकारियों की तैनाती में पीडीए की भागीदारी कम दर्शाई गई है। यानी पीडीए के फॉर्मूले के साथ एक तरह से चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। तो 3 वर्तमान मुख्यमंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री ने हल्ला बोल कर दिया है। दर्शकों को याद दिला दूं, कुछ दिन पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया था। चुनाव आयोग हिल गया था, ज्ञानेश कुमार हिल गए थे, बहाना बनाते हुए नजर आए कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, दिल्ली पुलिस को लगा दिया गया, और रास्ते में नेताओं को, वयोवृद्ध नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, शरद पवार को गिरफ्तार किया गया, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, अखिलेश यादव बैरिकेड कैसे फाड़ते हुए नजर आए, लेकिन उनको भी हिरासत में ले लिया गया, डिम्पल यादव को हिरासत में ले लिया गया, सुप्रिया सुले को हिरासत में ले लिया गया। तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों को हिरासत में लिया गया था। वो तो महज सैकड़ों में उनकी संख्या थी। अगर 1 लाख लोग लेकर, और तृणमूल कांग्रेस ने जो धमकी दी है, उनका वाकई उस तरह का जनाधार है। अगर 1 लाख लोगों को लेकर तृणमूल कांग्रेस दिल्ली आ जाएगी, तो फिर ज्ञानेश कुमार कहां मुंह छुपाएंगे? चुनाव आयोग फिर क्या करता हुआ नजर आएगा? तो एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है, और 96 घंटे बाद तमिलनाडु में जो बड़ी बैठक होगी, उसमें भी बहुत कुछ निकल कर आएगा। वो जो इमरजेंसी बैठक डीएमके ने बुलाई है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुलाई है। जी शिव जी। आपको पता होगा एसआईआर कल से लागू हो गया है पूरे देश में। कल से जी जी एसआईआर लागू हो गया है 12 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में कल 46 आईएएस, 30 के करीब पीसीएस अधिकारी फेंट दिए गए कागज की तरह। अभी और ट्रांसफर होंगे। एसआईआर लागू होने के बाद ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हालांकि अभी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग ने बता दिया, लेकिन सरकार हो सकता है अपने हिसाब से चाहे अधिकारियों को सेटलमेंट। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि पीडीए के वोट बचाने। कुल मिला के जो बातचीत है वो ये है कि पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, खुद बीजेपी चिल्ला रही है एसआईआर से, फिर भी चुनाव आयोग नहीं मानना है। फिर अब कौन कहे कि एसआईआर रोक दो? संतोष पाठक जी। देखिए, एसआईआर का पूरा एक बार दर्शकों को मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं कि प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम तो 28 अक्टूबर से ही शुरू हो गया है, जो कि 3 नवंबर तक चलेगा शिव जी। और फिर उसके बाद घर घर जाकर जो वेरिफिकेशन करने की बात कही गई है कि बीएलओ जाके वेरीफाई करेगा। बिहार में दिखा दिया है कि बीएलओ तो घर जाते कहाँ है। अगर घर जाते तो जिंदा आदमी को मरा हुआ थोड़ी बता देते, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइमलाइन तय कर दी है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच जो है वो घर घर जाकर वेरीफाई किया जाएगा। और जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जो है ना, वो 9 दिसंबर को रिलीज की जाएगी, और 9 दिसंबर को हमें और आपको पता लगेगा कि बिहार में तो 65 लाख लोगों के नाम काटे थे। इन 12 राज्यों में कितने करोड़ मतदाताओं के नाम काटे हैं, 9 दिसंबर की तारीख याद रखिए। और ये 9 दिसंबर की तारीख याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखिएगा। उसके बाद जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो होंगे वो 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में लिए जाएंगे, और फिर नोटिस, जो सुनवाई और बाकी चीजें जो होंगी वो 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक लिए जाएंगे। और फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो 7 फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा। और यहाँ ये जो पूरा टाइमलाइन मैंने आपको बताया, एक और चीज मैं सर्च कर रहा हूं, अगर आपको मिल जाए तो मैं जरूर उसको बताना चाहूंगा। 9 दिसंबर का खेला। देखिए, कभी कभी लगता है ना, इतने छोटे स्तर पर जाके राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कहेंगे कि मुझे पता नहीं था,
बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, कब है? 6 नवंबर को, 11 नवंबर को। नतीजा किस दिन आ रहा है? दर्शकों को पता है, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या है? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिसको पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उस दिन बिहार चुनावी नतीजों की गहमा गहमी रहेगी। अब जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, जिसमें ये पता लगेगा कि 12 राज्यों में कितने करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, वो किस दिन रिलीज कर रहा है चुनाव आयोग? 9 दिसंबर। और 9 दिसंबर को क्या है शिव जी? सोनिया गांधी का जन्मदिन। यूपीए की या इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है, उनकी चेयरपर्सन है, इंडिया गठबंधन की बड़ी नेता है। ये छोटी सोच दिखाता है। अब ऐसी छोटी सोच के साथ ज्ञानेश कुमार 12 राज्यों में ईमानदारी से एसआईआर करवा पाएंगे, विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान करवा पाएंगे। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार, जिस तरह से तमिलनाडु की सरकार, जिस तरह से केरल की सरकार हल्ला बोल रही है, बिहार में तो आपने कर दिया खेला जो करना था, क्योंकि सरकार आपकी थी। लेकिन उन तीनों राज्यों में सरकार वहां के दलों की है। उत्तर प्रदेश में भी आप खेला कर सकते हैं, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया, आने वाले दिनों में भी ट्रांसफर होगा। तो यहां अखिलेश यादव को बड़ी लड़ाई लड़नी है। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में, केरल में और तमिलनाडु में बिहार जैसा एसआईआर करने की कोशिश की, तो फिर देश की शांति को एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और लोकतंत्र के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसको एक बड़ा झटका लगाने की तैयारी हो सकती है। लेकिन अफसोस इस बात का होगा कि ऐसा करते समय इन राज्यों में राजनीतिक माहौल खराब कर दिया जाएगा। लेकिन सत्ता के लिए बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पता नहीं ज्ञानेश कुमार क्या सोचकर बैठे हुए हैं, कैसे सोचकर बैठे हुए हैं, किस तरह से काम करते हैं। पक्ष और विपक्ष में निष्पक्ष रहने की बात करते हुए नजर आए, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है। लेकिन इस बार उनको भारी पड़ेगा, जिस तरह की मंशा के साथ वो एसआईआर करवाना चाहते हैं। 1 लाख लोग अगर पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ जाएंगे, ये सिर्फ एक राज्य की बात है, फिर डीएमके भी लेकर आएगा, फिर लेफ्ट फ्रंट भी लेके आएंगे। और अगर इन सब के साथ कांग्रेस पार्टी भी जुड़ गई, तो फिर दिल्ली में अशोका रोड पर जो चुनाव आयोग का दफ्तर है, जिसके सामने दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, क्या हालत होगी उस सड़क की और क्या हालत होगी लुटियन जोन की। कहां भागेंगे, कहां तक बचेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब तो देना होगा। अब झूठ की खेती की हद देखिए। आज अमित शाह ने यू टर्न ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मोदी सरकार के राज में एक भी घोटाले नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी के राज में इतने घोटाले हुए, कई लाख करोड़ के घोटाले हो गए। कहां है घोटाले वाले? भाई अदालतों ने तो बरी कर दिया ना शिव जी। जिन ए राजा पर ये आरोप लगाए बैठे हुए हैं, वो ए राजा लोकसभा के चेयरपर्सन के पैनल में है। और लोकसभा के चेयरपर्सन के पैनल में होने के नाते कई बार वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आते हैं। अमित शाह को ध्यान नहीं है कि जिस 2G के आंदोलन, जिस 2G का करप्शन का आरोप वो लगाते घूम रहे हैं, उसमें तो बरी हो गए हैं सब। कहां है CWG वाले? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन 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 जमीन, क्या 11 साल में आप रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेज पाए? नहीं भेज पाए। जब जब चुनाव आती है, तब तक आपको रॉबर्ट वाड्रा की याद आती है, सोनिया गांधी की याद आती है, राहुल गांधी की याद आती है। किसने आपको रोका था 11 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर? अगर आपको लगता है कि कसूरवार है तो सजा दीजिए। लेकिन सिर्फ चुनाव में जाकर फायदा उठाने के लिए झूठ झूठ और सिर्फ झूठ बोलते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में बताता है इनकी राजनीतिक मंशा को शिक्षित। चलो देखते हैं किसकी मंशा क्या कहती है। क्योंकि अब मामला तो फंसा पड़ा है, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा पड़ा है। विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी झुकने को तैयार नहीं है, स्टालिन झुकने को तैयार नहीं है, विजयन केरल के मुख्यमंत्री झुकने को तैयार नहीं है। तो 3 मुख्यमंत्री तो बिल्कुल विरोध पर उतरने को तैयार है। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अगर ये सब अड़ गए तो काम बिगड़ जाएगा। और भी मुख्यमंत्री तत्पर हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इन मुख्यमंत्रियों को या सरकारों को समझाने में कामयाब होता है या अपने अधिकारों से काम कराने में अपना लोहा मनवाता है। हमें इंतजार रहेगा। लेकिन एक मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एसआईआर में बार बार चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कोई शिकायत नहीं आई। शिकायत सुनी होती तभी तो आती। ये तो कहा वहां पे राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ने बकायदा पोस्ट करके लिखना शुरू किया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग शिकायत नहीं ले रहा है। ये बड़ा अच्छा है। अभी कुछ दिनों से लगातार एक खबर आ रही थी ना शिव जी की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब विदेश जाते हैं तो उनकी विदेश यात्रा में कितना खर्चा होता है। कई देशों से खबर आई थी। आरटीआई कार्यकर्ता साहब, बोस साहब, अजय बोस साहब, कई देशों की उन्होंने खबर दी। तो अभी बड़ा दिलचस्प बताता हूँ, जहां जहां उन्होंने आरटीआई लगा दी, वहां वहां के दूतावासों ने या वहां वहां की एम्बेसी ने खबर दे दी। अब प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए कि कितने पैसे वो विदेश यात्रा पे खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह बेनकाब हो गए, जो ये कहते नजर आते थे कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं के दौरान तो अपने उसमें जो एयरपोर्ट होता है उसके लॉज में ही नहा लेते हैं। वो बेनकाब होते चले गए, पोल खुलती चली गई। तो फिर उन्हीं अजय बोस साहब ने प्रधानमंत्री का जो लंदन का दौरा था ना, ब्रिटेन का दौरा था, तो वहां के हाई कमीशन में आरटीआई डाला और पूछा कि भैया बता दो कि ब्रिटेन के दौरे पे कितना खर्च हुआ। तो वहां के दूतावास ने बताया कि नहीं, अभी तो हम बिल सब सेटलमेंट कर रहे हैं, जब सेटलमेंट हो जाएगा तो पूरा खर्चा बता देंगे। तो उन्होंने अपील दायर कर दी। अब अपील का जवाब उनको क्या दिया है? अपील का जवाब उनको दिया गया है कि भैया ये सब हमारे स्तर पे नहीं होता, ये तो विदेश मंत्रालय करता है, तो आप विदेश मंत्रालय से दोबारा आरटीआई डाल के, नई आरटीआई डाल के पूछ लीजिए। तो जिन देशों के दूतावासों ने दे दिया था, उन्होंने कानून के खिलाफ काम किया था क्या? लेकिन पोल खुलने लगी तो आप आ गए। आप कहते थे कि होटल में खर्चा नहीं करते हैं, एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं, रात में ही ट्रेवल करते हैं, लेकिन अब तो आ रहा है कि आप लाखों करोड़ों रुपए अपने विदेश यात्राओं पे खर्च कर रहे हैं। और जब फंसते हुए नजर आए तो अब इस तरह की जुमलेबाजी करने लगे। यानी सच को छुपाने का प्रयास जब आप करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है, और यहाँ तो पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि झूठ की खेती करते हुए नजर आते हैं। चलिए अब देखते हैं झूठ की और सच की खेती में सच क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और जैसे ही और हमें इस बारे में जानकारी मिलेगी आपके समक्ष लेकर हम और संतोष जी हाजिर रहेंगे। फिलहाल हमें और संतोष जी को इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।